तो मैं आज आप लोगों को क्लास 11th का अकाउंटेंसी बता रहा हूँ। कल आप लोगों को मैं बताया था खाते कितने प्रकार के होते हैं और उन खातों का जनरल में लेखा करने का नियम क्या है, मैं आप लोगों को बता दिया था। आज मैं उसके कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है। अकाउंटेंसी कल मैं आप लोगों को ये नियम बता चुका हूँ। अब मैं कुछ उदाहरण के द्वारा उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे राम ने 1,00,000 रुपये पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ये सौदा है। सौदा किसे कहते हैं? जब व्यापारी किसी भी वस्तु या माल का क्रय और विक्रय करता है उसे ही सौदा कहते हैं, ठीक है। सौदा उसे ही कहते हैं जब माल का क्रय विक्रय होता है, उस प्रक्रिया को ही सौदा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, राम ने 1,00,000 रुपये पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो मैंने आपको कल 3 खाते बताया था, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र के खाते। यहाँ पर हम देखेंगे कि राम ने पूंजी लगाया किस रूप में? रोकड़ के रूप में। किस रूप में? रोकड़ के रूप में लगाया। तो रोकड़ क्या है? वस्तुगत खाता है। रोकड़ क्या है? वस्तुगत खाता है, ठीक है। अब पूंजी क्या है? पूंजी व्यक्तिगत खाता है, क्योंकि किसने लगाया? राम ने स्वयं लगाया। राम ने स्वयं लगाया। मैं कल आप लोगों को व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत प्रतिनिधि खाता भी बताया था और आपको समझाया भी था कि पूंजी क्या है, कि व्यापारी द्वारा जो व्यापार चलाने के लिए रोकड़ या किसी भी प्रकार का धन विनियोग करता है वही पूंजी है। तो ये जो पूंजी है ये व्यक्तिगत खाते का प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो पूंजी है ये राम का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि राम मालिक है, राम स्वामी है, राम व्यक्ति है, इसलिए ये पूंजी राम का प्रतिनिधित्व करता है। हो गया? तो पूंजी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये पूंजीगत खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, आ गया समझ? पूंजी व्यक्तिगत खाता है क्योंकि वो स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो व्यक्तिगत खाता है। अब मैं बताता हूं कि ये रोकड़ वस्तुगत खाता है। वस्तुगत खाते का क्या नियम है? जो वस्तु व्यापार में आए उसका लेखा डेबिट होता है। जो वस्तु व्यापार में आता है उसका लेखा डेबिट होता है। ये जो रुपये है, ये जो रोकड़ है, व्यापार में आया है, पूंजी के रूप में
मालिक ने लगाया तो व्यापार में रोकड़ आई। व्यापार में रोकड़ आई। ठीक है। अब इस पूंजी का देने वाला कौन है? राम है। तो यहां पर स्वामी का नाम नहीं लिखते, इसीलिए पूंजी जो है, पूंजी व्यक्ति का, स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। देने वाला कौन है? राम है। तो देने वाला राम यानी स्वामी। तो नियम है व्यक्तिगत खाता में, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट, पाने वाला व्यक्ति डेबिट। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसका खाता डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उस वस्तु का खाता क्रेडिट होता है। तो रोकड़ व्यापार में आई है, इसलिए व्यापार खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट। पूंजी खाता से देने वाला मालिक है, इसलिए होगा ये पूंजी खाता से। ये डेबिट कॉलम रहेगा और ये क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपये, क्रेडिट कॉलम में भी लिखेंगे 1 लाख रुपये। ठीक है, ये ऐसी एंट्री होगा। आया समझ? आता होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। यहां देखिए, फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये। फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपये। फर्नीचर वस्तुगत खाता है, जो व्यापार में आया है। फर्नीचर खरीदा तो रोकड़ दिया। फर्नीचर खरीदा तो क्या दिया? 20,000 रुपये दिया। रुपये को रोकड़ बोलते हैं कॉमर्स में। रुपये को क्या बोला जाता है? रोकड़ बोला जाता है। तो रोकड़ है। दूसरा पक्ष क्या है? रोकड़। ये रोकड़ भी वस्तुगत खाता है। ये भी क्या है? वस्तुगत खाता है, जो व्यापार से गई है। अब वस्तुनिक खाता का नियम है, वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आता है उसका खाता डेबिट होता है, और जो वस्तु व्यापार से बाहर जाता है उसका खाता क्रेडिट होता है। हम यहां देखते हैं, फर्नीचर खरीदा हमने, तो फर्नीचर खरीदे तो हमारे पास क्या आया? व्यापार में, व्यापार में फर्नीचर आया। व्यापार में क्या आया? फर्नीचर आया। इसलिए फर्नीचर खाता डेबिट, फर्नीचर खाता डेबिट होगा। और क्या गया व्यापार से? रोकड़ गई। रोकड़, रोकड़ निकल गई। ये भी वस्तु है। वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार से बाहर जाती है उसका लेखा क्रेडिट होता है।
तो रोकड़ जा रही है, इसलिए रोकड़ खाता से। रोकड़ खाता से यहां लिखेंगे डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में भी 20,000। ये ठीक है, आ रहा है समझ? आना चाहिए। अब देखिए फिर दूसरा उदाहरण बताता हूं। श्याम से माल खरीदा 2,000 रुपये। श्याम से माल खरीदा 2,000 रुपये। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि सौदे में यदि किसी व्यक्ति का नाम है और नगद शब्द नहीं लिखा है, सौदे में किसी व्यक्ति का नाम है और नगद शब्द नहीं लिखा है, तो वो सौदा उधारी कहलाता है। ठीक है, सौदे में किसी व्यक्ति का नाम है और नगद शब्द नहीं लिखा है तो वह सौदा उधारी होता है। ठीक है, देखिए यहां लिख देता हूं। सौदे में किसी व्यक्ति का नाम है और नगद शब्द नहीं लिखा है, तो वह सौदा उधार होता है। सौदे में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है और नगद शब्द है तो वह सौदा उधार होता है। ठीक है, ये हो गया। और सौदे में किसी का नाम नहीं लिखा है तो वह सौदा नगद होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कॉमर्स में इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी मैंने उदाहरण दिया, श्याम से माल खरीदा 2,000 रुपये। नगद शब्द नहीं लिखा गया है, नगद शब्द नहीं लिखा गया है। श्याम से माल खरीदा 2,000 रुपये। तो अब व्यापार में क्या आया? माल आया। व्यापार में क्या आया? माल आया। माल वस्तुगत खाता है। और व्यापार में आया है। ठीक है, माल वस्तुगत खाता है और व्यापार में आया है। दूसरा, व्यापार से रोकड़ नहीं गया है। व्यापार से रोकड़ नहीं गया है। कहां से लिए माल? उधारी है, श्याम से लिए। श्याम व्यक्तिगत खाता है।
जो माल का देने वाला है, ठीक है, माल का देने वाला है। आया समझ? तो व्यापार में क्या आया? माल आया। तो वस्तुगत खाते का नियम क्या है? वस्तुगत खाते का नियम है जो माल या वस्तु व्यापार में आए उसका लेखा डेबिट होता है। तो माल आया, इसलिए माल, या आप क्रय लिख सकते हैं, क्रय खाता डेबिट। आपसे तो रोकड़ नहीं गया, आपके व्यापार से रोकड़ नहीं गया, क्योंकि नकदी होता तो आप पैसे देते, लेकिन नकदी तो नहीं है। तो आप माल कहां से लिए? श्याम से लिए। माल का देने वाला कौन है? श्याम है। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है जो व्यक्ति माल देता है व्यापारी को, उसका खाता क्रेडिट होता है। तो यहां पर होगा श्याम से, श्याम से 2000। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे श्याम के सामने खाता क्यों नहीं लिखे? व्यक्ति के सामने या व्यक्ति के नाम के आगे खाता नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे आपको। आया समझ? ठीक। दूसरा बता रहा हूं, वेतन दिया, वेतन दिया 500 रुपये, वेतन दिया 500 रुपये। वेतन नाम मात्र का खाता है, जो व्यय है, जो व्यय है, वेतन नाम मात्र का खाता है जो कि व्यापार के लिए क्या है? व्यय है। अब वेतन के रूप में क्या दिया गया? रोकड़ दिया गया। रोकड़ वस्तुगत खाता है। रोकड़ यहां पर वस्तुगत खाता है जो कि व्यापार से गया है। वेतन के रूप में रोकड़ बाहर गया, किसी भी कर्मचारी को दिए तो, किसी भी कर्मचारी को वेतन दिए तो वेतन व्यय है, और वेतन के रूप में रोकड़ व्यापार से निकला, व्यापार से निकला, व्यापार से बाहर गया। तो नाम मात्र खाते का नियम है समस्त व्यय एवं हानि का लेखा डेबिट। समस्त व्यय एवं हानि का लेखा डेबिट होता है, कल मैं बताया हूं। तो वेतन खाता डेबिट, वेतन खाता डेबिट, क्योंकि व्यय है, वेतन व्यय है, इसलिए वेतन खाता डेबिट। व्यय का मद क्या है? व्यय का मद वेतन है, इसलिए वेतन खाता डेबिट हुआ है। अब वेतन के रूप में क्या गया? रोकड़ गया, व्यापार से रोकड़ गया। तो वस्तुगत खाते का नियम है जो वस्तु व्यापार से बाहर जाए उसका लेखा क्रेडिट होता है। तो रोकड़ गया, इसलिए रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। रोकड़ खाता से, क्रेडिट को ऐसे से करते हैं, 500 रुपये
आ रहा होगा समझ? अच्छी तरह से आना है, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ आना चाहिए। यदि मेरा पढ़ाना आपको पसंद लगता हो, समझ आता हो, तो मेरे सब्सक्राइब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। और आपका कोई समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखिए, बताऊंगा मैं। ठीक है, और कुछ बताता हूँ। ₹10,000 का माल बेचा। ₹10,000 का माल बेचा। ये सौदा, सबसे पहले सौदे की पहचान करना है, ये दोनों चीज को देखना है। इस सौदे में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इस सौदे में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, अतः यह सौदा नगद है। यह सौदा क्या है? नगदी है। तो ₹10,000 का माल बेचा, नगद बेचा है, नगद। ठीक है, नगद बेचा है। तो एक तो माल है, माल वस्तुगत खाता है। जो व्यापार से निकला है। दूसरा रोकड़। दूसरा क्या है? रोकड़। रोकड़ भी वस्तुगत खाता है। जो व्यापार में आया है। दोनों वस्तुगत खाता है। हमने माल बेचा, क्या मिला? रोकड़ मिला। व्यापार में क्या आया? रोकड़ आया। अब व्यापार से क्या गया? माल चला गया बाहर। ठीक है, तो वस्तुगत खाते का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आ जाए उसका लेखा डेबिट होता है। रोकड़ आया, माल बेचे तो रुपये मिला, व्यापार को क्या मिला? रुपये मिला, तो रोकड़ खाता डेबिट होगा। डेबिट। दूसरा क्या गया? व्यापार से जाने वाला वस्तु का लेखा डेबिट। तो माल गया, तो आप लिखेंगे माल खाता से या विक्रय खाता से। बेचा गया है ना, इसलिए विक्रय बोलते हैं। विक्रय खाता से ₹10,000। आ गया समझ? क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब दूसरा फिर बताता हूं। कमीशन के प्राप्त हुए ₹200। कमीशन के प्राप्त हुए ₹200। कमीशन नाम मात्र खाता है। जो कि व्यापार का आय है। दूसरा है
कमीशन के रूप में क्या मिला? रोकड़ मिला। रोकड़ वस्तुगत खाता है। जो व्यापार में आया। ठीक है। कमीशन के प्राप्त हुए। कमीशन के प्राप्त हुए तो क्या मिला हमको? हमको रुपये मिला, रुपये मिला। रोकड़ मिला, क्या मिला? रोकड़ मिला। और रोकड़ क्या खाता है? वस्तुगत खाता है। जो वस्तु व्यापार में आता है, जो वस्तु व्यापार में आता है उसका लेखा डेबिट होता है, तो इसलिए रोकड़ खाता डेबिट होगा। रोकड़ खाता डेबिट होगा क्योंकि रोकड़ व्यापार में आया, आने वाला वस्तु डेबिट। कमीशन नाम मात्र का खाता है, और नाम मात्र का खाता है जो आय का साधन है। जो आय का साधन है, आय है नहीं, आय का साधन है। आय का साधन है। ठीक है। मैंने आपको नाम मात्र खाते का रूल बताया था, लेखा करने का नियम, कि समस्त आय और लाभ का लेखा क्रेडिट होता है। तो कमीशन आय का मद है, इसलिए कमीशन खाता से आया होगा समझ। ठीक है। आज मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूं, कल दोहरा लेखा प्रणाली चलेंगे। कल दोहरा लेखा प्रणाली में जर्नल बनाएंगे सीधा। ठीक है। आया समझ। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।